नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। आपका स्वागत है उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत झोंकने को कहा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की अध्यक्षता में हुई बैठक में अगले 2 महीने के कार्यक्रम पर मोहर लगाई गई है। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद थे। और वहीं आपको बता दें, बैठक में पूरा फोकस विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर था। रामनगर चिंतन शिविर में तय हुए कार्यक्रमों पर मंथन हुआ है। अगले 2 महीनों के कार्यक्रमों पर मोहर लगाई गई है। तय हुआ कि मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी 17 विधानसभा क्षेत्रों और 252 मंडलों तक जाएंगे। अपने क्षेत्र से संबंधित जिला कार्य समितियों, मंडल कार्य समितियों की बैठक में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं और मसलों को सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान करेंगे। और वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार इससे 1 हफ्ता बढ़ा सकती है। सोमवार को राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कोविड कर्फ्यू की SOP जारी की जाएगी। पर्यटक स्थलों पर भीड़ उमड़ने से सरकार जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों के पर्यटक स्थलों पर सीमित संख्या करने के निर्णय लेने का अधिकार दे सकती है। और वहीं सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल पर पूर्व की भांति रोक बरकरार रह सकती है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों और लोगों के लिए RT-PCR कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता पहले की तरह रह सकती है। और साथ ही मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों में जाने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट की शर्त सामान्य रहेगी। और वहीं पर्यटक स्थलों पर बिना RT-PCR जांच के लिए किसी पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 42 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि 112 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1094 पहुंच गई है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार रविवार को 24,355 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 4 जिलों अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी और पिथौरागढ़ में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। रविवार को बागेश्वर में 2, चमोली में 1, देहरादून में 5, हरिद्वार में 5 और नैनीताल में 7। और वहीं बात करें रुद्रप्रयाग में तो वहां पे 4 और टिहरी में 2, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए। अब प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,179 हो गई। इनमें से 3,26,763 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,339 लोगों की जान भी जा चुकी है। और वहीं उत्तराखंड के चक्राता क्षेत्र स्थित देववन में देश के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की शुरुआत रविवार को हुई है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित और 3 एकड़ में फैले इस गार्डन में क्रिप्टोग्राम की लगभग 76 प्रजातियां हैं। क्रिप्टोग्राम वे आदिम पौधे हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल है। मुख्य वन संरक्षण अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि यह देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक उद्यान है जिसे इन प्रजातियों के पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए तैयार किया गया है। इस उद्यान के माध्यम से इस समूह के पौधों के बारे में लोगों को जागरूक करने में आसानी होगी। और वहीं क्रिप्टोग्राम वे पौधे हैं जो जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये पौधे अच्छे जैव संकेत भी हैं क्योंकि लाइकेन जैसी प्रजातियां प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं आती हैं। इन प्रजातियों का जबरदस्त आर्थिक मूल्य भी है। हैदराबादी बिरयानी और गलोटी कबाब जैसे प्रसिद्ध पकवानों में
इन्हें मसालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लाइकेन और शैवाल की प्रजातियां विभिन्न पोषक तत्वों का बेहतर स्रोत है। और वहीं स्थानीय लोग कई लाइकेन प्रजातियों का उपयोग दवाओं के रूप में भी करते हैं। कई फर्न प्रजातियों का उपयोग भारी धातुओं को छानने के लिए भी किया जाता है। IFS चतुर्वेदी ने बताया कि इस परियोजना के लिए देववन को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ इन पौधों के समूह का एक अच्छा प्राकृतिक आवास है और ये क्षेत्र प्रदूषण से मुक्त है और इन पौधों के लिए उपयुक्त नमी की स्थिति भी प्रदान करता है। और वहीं लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उत्तराखंड राज्य में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि वही मानसून फिर सक्रिय होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी रही। हालांकि उसके बाद देहरादून में धूप खिल गई। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला में बलवा आने से बंद हो गया था। बाद में पागल नाला में वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। हालांकि यहां अभी भी हाईवे खतरनाक बना हुआ है। हाईवे पर करीब 12 बजे वाहनों की आवाजाही सुचारू हो पाई। यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी में रविवार मध्य रात्रि से हो रही लगातार बारिश यमुनोत्री हाईवे जगह जगह मलबा बोल्डर आने से बंद हो गया था। हाईवे पालीगढ़ और खरादी के पास दोपहर करीब 12 बजे खुल गया। यहाँ सोमवार सुबह 4 बजे से हाईवे बंद था और संभावना जताई गई है कि राज्य के बाकी सभी जिलों में गर्जना के साथ तेज बौछारें पड़ने के साथ ही कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। और वहीं मानसून के सक्रिय होने से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। और वहीं बात करें राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में, तो रविवार को बारिश से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी का सामना कर रहे लोगों ने बारिश के चलते राहत की सांस ली है। और वहीं देहरादून में काले घने बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। और वहीं रात 8 बजे अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने से मौसम खुशगवार हो गया। और मौसम वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून और आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। और वहीं बीते साल से कोरोना के चलते शिक्षा को भारी नुकसान हुआ है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी बदलाव आया है। ऐसे में 10वीं कक्षा पास कर नई कक्षा में जाने वाले बच्चों को और अधिक नुकसान ना हो, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय उन्हें प्रोविजनल एडमिशन दे रहा है। इससे उनकी 11वीं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की ओर से इस साल बोर्ड परीक्षा को रद्द किया गया है। CBSE की ओर से बनाए मानदंडों के आधार पर बोर्ड छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। और वहीं केंद्रीय विद्यालय की ओर से 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रोविजनल एडमिशन देने के साथ ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय विद्यालय संभाग देहरादून की उपायुक्त मीनाक्षी जैन ने बताया कि 10वीं के बोर्ड छात्रों को 11वीं कक्षा में प्रोविजनल एडमिशन दिया जा रहा है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिलहाल ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू किया जाएगा। और वहीं प्रोविजनल एडमिशन में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के अनुरूप जो भी बदलाव करने होंगे वो किए जाएंगे। तो वहीं कोरोना संक्रमण दर कम होने के बावजूद रुके हुए ऑपरेशन में तेजी नहीं आ पा रही। इससे मरीजों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में कई मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगे खर्च पर ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी कोरोना की संक्रमण दर धीमी है, इसलिए आगे की तैयारियों से निपटने और पुराने अटके ऑपरेशन और अन्य बीमारियों के मरीजों का इस वक्त उपचार कर दिया जाना चाहिए। और वहीं राजकीय धून मेडिकल अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीजों के ऑपरेशन लंबित है। एक अनुमान के मुताबिक 600 से अधिक मरीजों के छोटे बड़े ऑपरेशन
अभी होने बाकी थे। इनमें से भी कुछ ने दूसरे सरकारी या निजी अस्पतालों में ऑपरेशन करा लिए। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। ऐसे में राजकीय धून मेडिकल अस्पताल को एक बार फिर पूरी तरह से कोविड अस्पताल के रूप में तब्दील करना पड़ सकता है। धून अस्पताल में पिछले एक हफ्ते पहले सामान्य मरीजों के ऑपरेशन शुरू हुए थे। हालांकि अभी अस्पताल में रोजाना औसतन 4 मरीजों के ही ऑपरेशन हो पा रहे हैं। अस्पताल में अन्य सरकारी अस्पतालों की अपेक्षा आधुनिक मशीनें हैं और गंभीर मरीजों के ऑपरेशन भी होते हैं। इसलिए कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ऑपरेशन की संख्या में गति लाने की ज़रूरत है। और वहीं हरिद्वार में शंकर आश्रम के पास दिन दिहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती में पुलिस ने 2 बदमाशों और उन्हें रुड़की स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में शरण देने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 2,16,000 रुपये नकद, 11 सफ़ेद धातु की मूर्तियां और एक बाइक बरामद की है। वहीं 5 फरार बदमाशों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के शंकर आश्रम तिराही के पास स्थित मोरा तारा ज्वेलर्स शोरूम में गुरुवार को दिन दिहाड़े शोरूम मालिक, उनकी पत्नी, स्टाफ और गार्ड को हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर 2 करोड़ रुपए की डकैती की थी। इस मामले में शोरूम मालिक निपुण मित्तल की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी और वहीं रविवार को पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ भी लिया। ज्वालापुर कोतवाली में पत्रकार वार्ता करते हुए एसएसपी सेंथिल उदय कृष्णराज एस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद एसएसआई कोतवाली ज्वालापुर प्रमोद कुमार ने सीआईयू की टीम के साथ लेकर हंसराज सैनी और टिंकू निवासी गांव राजपुर छाजपुर गढ़ी थाना बुढ़ारा जनपद मुजफ्फरनगर हॉल निवासी जिला पंचायत गेस्ट हाउस रुड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद हंसराज ने बताया कि मुख्य आरोपी सतीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर ये डकैती की थी। घटना से पहले आरोपी टिंकू के पास से रुके थे। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सचिन और गुड्डू निवासी गांव कल्लर हेड़ी थाना गगोई जिला सहारनपुर और हिमांशु त्यागी निवासी यादपुर थाना सियाना जिला बुलंदशहर यूपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 11 छोटी बड़ी सफ़ेद धातु की मूर्ति, 2,11,000 रुपये नकद, एक बाइक बिना नंबर की रंग बदला हुआ और 2 नंबर प्लेट बरामद की है। और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल उदय कृष्णराज एस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने अपने फरार 5 साथियों के बारे में भी जानकारी दी है और वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। शंकर आश्रम के पास दिन दिहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में हुई डकैती पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 2,16,000 रुपये की नकद भी बरामद की गई है। उसके अलावा आपको बता दें, एक बिना नंबर के बाइक भी बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि उन दोनों से उनके साथियों की भी पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन 5 फरार अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस जांच में जुटी हुई है और आश्रम में शरण देने वाले व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, शंकर आश्रम के पास दिन दिहाड़े ज्वेलर्स शोरूम में गुरुवार को चोरी हुई थी, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की डकैती का मामला सामने आया था। शोरूम मालिक की तहरीर पर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उन दोनों के पास 2,16,000 रुपये नकद और कई चीज़ें बरामद की गई है।